हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग जो सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसमें हम 2024, 23 एंड 22 और पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी, ठीक है, ये तीनों ही लेवल्स के हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है इस सेशन में? ऐसा नहीं है कि जैसे ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, हम इसी को देख लें, ठीक है, पढ़ लिया, हो गया। नहीं, we will try to solve these questions with the concepts, with the complete theory. For example, अगर for example कि पियाजे पे कोई क्वेश्चन आया है तो we will try to cover the पियाजे थ्योरी। अगर इंटेलिजेंस पे कोई थ्योरी कोई क्वेश्चन आया तो हम इंटेलिजेंस को एक बार थोरोली कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये 24, 23, 22 और तीनों सेशन, ये 12 सेशंस कर लोगे तो आपकी एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी कंप्लीट सीडीपी की। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं इसको एक बार हिंदी वाला भी वर्जन इसका दिखा देती हूँ कि बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है यानी कि कौन सा कथन गलत है, हमें गलत वाला बताना है। देखिए, कहते हैं बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है कि भाई बौद्धिक विकास पे सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिक चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, वातावरण का नहीं पड़ता, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज़ है। हमारे जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उस पर हमारे पेरेंट्स का तो असर पड़ता ही है, साइड साइड वातावरण का भी तो इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आप सभी को बोलनी है कि जो ये मैं सेशंस 12 सेशंस लूँगी, ये इसके अंदर एक ख़ास बात क्या रहेगी, मेरा ऐसा मानना है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि 15 से 17 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें एक सिंपल माइंड लगाना है, हमें एक लॉजिक लगाना है और एक खुले दिमाग से अगर हम उन्हें करने की कोशिश करें तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपकी डेवलप हो जाएगी मेरे साथ में, जब आप इनको क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखोगे, थिंकिंग, लॉजिक लगाना, रेशनैलिटी लगाओगे, तो आपके बहुत से क्वेश्चंस, 15 से 17 क्वेश्चंस आपके सिंपली हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस हमारे थ्योरीज़ के रहेंगे तो थ्योरीज़ भी आपके प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो क्या विकास पे हमारी बुद्धि पे, बौद्धिक विकास पे क्या सिर्फ आनुवांशिक नहीं, ये नहीं, इसका वातावरण का भी असर होता है। आप ये सोचो कि बुद्धि है किसी की, तो क्या वातावरण में कैसा, मतलब उसका एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो वो उसका माइंड अच्छे से ग्रो होगा, उसकी इंटेलिजेंस अच्छे से ग्रो होगी। लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी गलत होगी। तो हमें गलत वाली ही ढूंढनी है। तो ए, तो ये दो ऑप्शंस हमारे कट हो गए, यानी कि हमारा आंसर इन दो में से आएगा, या तो बी गलत है या तो सी गलत है, हमें ये देखना है। तो कहते हैं लैंगिक भिन्नता बौद्धिक भिन्नता का कारण नहीं होती। कहते हैं कि जेंडर डिफरेंस डू नॉट कोज इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस, कि भाई कोई मेल है या फीमेल है, ठीक है, क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई वो बौद्धिक भी माइंड से वो अलग होंगे या सेम होंगे? नहीं। जो लैंगिक भिन्नता है यानी कि मेल है या फीमेल है, ये चीज़ नहीं डिटरमाइन करती हमारे इसको। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है उसका हमारे जो सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर कहते हैं शार्प इंटेलिजेंस इज़ अ साइन ऑफ शार्प मेमोरी, कि अगर आपकी शार्प इंटेलिजेंस है तो क्या ये शार्प मेमोरी का ही एक साइन होता है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तीव्र बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति की परिचायक होती है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों ही आपस में ये रिलेटेड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी तेज बुद्धि है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद भी रख पाएगा, है ना। आपने देखा होगा बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें याद ही नहीं रहती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इनको बोल दो क्लास ले रही हूँ। ठीक है, इंटेलिजेंस गिव द एबिलिटी, ये तो देखो, हम वैसे तो इसको रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इंटेलिजेंस गिव द एबिलिटी टू एडजस्ट इन न्यू सिचुएशंस। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब हमारी बुद्धि अच्छी होती है तो हम नई नई जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आती है तो उसके साथ में हम समायोजन, एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो गॉट इट। अब ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, बट इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल, स्टर्न जो थे उन्होंने क्या दिया था, हमारा आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूला क्या है, माका से आप इसे याद रखेंगे, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इस इनटू में 100। ठीक है,
और उसके अलावा फैक्टर्स इफ़ेक्ट कौन कौन से करते हैं, हमारी हेरिडिटी करती है, एनवायरनमेंट करता है, न्यूट्रिशन करता है, एजुकेशन करता है, फैमिली, मोटिवेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, आप ये देखो, लेट मी, देखिए कहते जो इंटेलिजेंस है, एक मिनट, हाँ जी, इंटेलिजेंस जो है वो केवल हेरिडिटी से नहीं बनती, बल्कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण हो गया, हमारा लर्निंग हो गया, हमारा न्यूट्रिशन हो गया, सोशल इंटरेक्शन, इन सारे फैक्टर से भी इम्पैक्ट होती है। ठीक है, ओनली एंड ओनली हेरिडिटी नहीं कि हमारे पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो हम भी इंटेलिजेंट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, सोशल इंटरेक्शन कैसी है, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती है। अब ये सारे ऑप्शंस को बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स नॉट एनवायरनमेंट, तो ये गलत है। दोनों का ही हेरिडिटी प्लस में हेरिडिटी इनटू में एनवायरनमेंट, दोनों का ही इम्पैक्ट होता है। अच्छा माहौल होगा, अच्छी, तो फिर क्या होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट बढ़ती है। जेंडर डिफरेंसेस तो मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार जो है मेल और फीमेल सुपीरियरिटी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है। शार्प इंटेलिजेंस, ये कहते हैं नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है कि मेमोरी एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है। कोई स्टूडेंट रोट मेमोरी में, यानी कि लर्न, उसको उस चीज़ को लर्न करने में, ठीक है, मेमोरी उसकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या पता वो वीक हो। ठीक है, उसके अलावा ये कहते हैं कि नई एडजस्टमेंट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये स्टर्न की डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। स्टर्न ने क्या बोला था कि इंटेलिजेंस हमें किस में हेल्प करती है, अडेप्टेशन में, अनुकूलन में हेल्प करती है। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज़ हैं इंटेलिजेंस की, जैसे बीनेट ने जजमेंट, टर्मेन ने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड दी, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 इसमें थी, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी थी। ठीक है, स्टर्न ने, जैसे अभी हमने देखा, स्टर्न ने क्या बोला कि भाई एडजस्टमेंट हो सकती है नई सिचुएशंस में। ठीक है, तो इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एबिलिटी, ये सिर्फ केवल मेमोरी नहीं होती। ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ों को याद कर ले वो इंटेलिजेंट है, नो, इट्स एडजस्टमेंट, इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट्स लर्निंग एबिलिटी। गॉट इट, आई होप आपको थोरोली ये प्रिपेयर हो गया होगा आपका। ठीक है, उसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे किससे इम्पैक्ट नहीं होती, किससे हमारे हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कहता है कि एप्टीट्यूड जो है वो क्या होता है, ये हेरिडिटी से इम्पैक्ट होता है। एप्टीट्यूड होता क्या है, देखिए, पोटेंशियल टू लर्न स्किल, कि हमारी कितना पोटेंशियल है किसी स्किल को सीखने में। जेनेटिक्स प्रोवाइड द बेसिक पोटेंशियल थ्रू एंड दो ट्रेनिंग रिफाइंस इट, ये कहते हैं कि एप्टीट्यूड जो होता है कि वो जेनेटिकली हमें एक लर्न करने की स्किल होती है, कि हमें बेसिक पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है हमें। ठीक है, कि हम किसी स्किल को कितना जल्दी या कितने अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग इसको क्या कर देता है, वो कर देता है, रिफाइन कर देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें एटीट्यूड की, एटीट्यूड क्या होता है, ये इट्स नॉट अबाउट एटीट्यूड जो हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ही और शी इज़ वेरी एटीट्यूड वाला पर्सन, वो ये नहीं है। ये क्या बोलता है, देखिए, एटीट्यूड जो है लर्नड टेंडेंसी टू थिंक, फील और बिहेव पॉजिटिव और टुवार्ड समथिंग नेगेटिव। एटीट्यूड होता है कि एक टेंडेंसी एक पर्सन की जो कि जिससे वो सोचता है या बिहेव करता है या फील करता है पॉजिटिव या नेगेटिव किसी चीज़ को लेके। ठीक है, अब ये क्या है, ये अब देखो ये किस चीज़ से इम्पैक्ट होएगा, ये सोशलाइजेशन से, सोसाइटी से वो देखेगा किससे उसको अच्छा बिहेव करना है, किससे नहीं करना है। ठीक है, उसके किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, किसी को लेके नेगेटिव होगा, वो कैसे होगा, वो सोसाइटी से, यानी कि वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। तो इसका आंसर एटीट्यूड भी हो सकता है। बल्कि इमोशंस जो हैं वो देखो, ये तो हेरिडिटीज, इमोशंस जो है वो इनेट होते हैं, कुछ जेनेटिक से आते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से आते हैं, और इंटरेस्ट जो है ये बाद में डेवलप होता है, ये हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से मतलब इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। तो इसका आंसर बी एंड 4 दोनों ही हो सकते हैं। कहते हैं फॉर्म थ्रू द स्कूल, जो इंटरेस्ट है स्कूल से, सोसाइटी से, इनसे जो है वो डेवलप होता है। जैसे एटीट्यूड टुवार्ड्स, ये एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, जैसे एटीट्यूड टुवार्ड्स गर्ल्स एजुकेशन, डिसिप्लिन या ये सब। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कहते हैं ये हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं होता, बाद में डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी को किसी चीज़ में, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को कैच कर
करता है सोसाइटी से, ठीक है, तो ये हेरिडिटी से नहीं होता। हेयर वी आर लर्निंग अबाउट द एटीट्यूड, कहते हैं मेनली एटीट्यूड जो है ये हेरिडिटी से नहीं होता, ये किससे होता है, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, फैमिली कल्चर या एक्सपीरियंस से बनता है। ऑप्शन एनालिसिस अगर हम एक बार फिर से करें तो एप्टीट्यूड कह रहा है कि हेरिडिटी इन्फ्लुएंस होता है एप्टीट्यूड, तो एटीट्यूड जो है वो लर्नड बिहेवियर होता है, इसलिए यही सही आंसर है। और इमोशंस तो है बायोलॉजिकल बेसिस पे होता है इमोशंस ना, कोई बायोलॉजिकली जैसे स्टेबल पर्सन है, ठीक है, किसी में एंगर है तो इट इज़ डिटरमाइंड हेरिडिटली। एंड इंटरेस्ट जो है वो पार्टली हेरिडिटी होता है, तो इसका दोनों ही आंसर माना गया। हेरिडिटी हमें क्या क्या देती है, देखिए जस्ट मिनट, हेरिडिटी हमें कहती है पोटेंशियल देती है हमें फिजिकल ट्रेट्स, यानी कि हम हमारे लुक्स कैसे होंगे, हमारे फीचर्स, फेस के फीचर्स कैसे हैं, हाइट कैसी है, ठीक है, ये सब हो गया। नर्वस सिस्टम की क्वालिटी हो गया, और कुछ इनेट टेंडेंसीज भी होती है। बल्कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें कि पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है, तो ये कहते हैं एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज़ हो गया, बिलीफ, मोरालिटी, बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो टीचर को समझना चाहिए कि स्टूडेंट बोर्न इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रेनिंग से डेवलप होता है, ठीक है, तो ट्रेनिंग से भी इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। एटीट्यूड एक्वायर्ड या लर्नड होती है, इनहेरिटेड नहीं होती एटीट्यूड, ठीक है, ये हेरिटेड नहीं होता। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये वो क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। ये शायद मैंने एक सेशन पहले लिया भी था, बट अब हम थोरोली पूरा पेपर कर रहे हैं तो इसलिए ये फिर से हो रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बायस्ड एक्शंस आर नॉट टू बी इन्वॉल्व इन एजुकेशनल, कहते हैं ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है जो हमारे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में हमें नहीं लेनी चाहिए। देखिए ये कहता है कि ऐसी कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएँ हैं शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। ये कहता है होमोजीनियस ग्रुपिंग, यानी कि होमोजीनियस का मतलब होता है एक सार, सजातीय, यानी कि फॉर एग्जांपल एक जैसे बच्चे एक साथ बिठा दिए, एक साथ, एक जैसे बॉयज़ एक तरफ बिठा दिए, गर्ल्स एक तरफ बिठा दी, या फिर ठीक है इसमें एक टाइप ऑफ ग्रुप बना दिया, इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, वो सारे एक साथ बैठे हैं, एवरेज का अलग से बैठे हैं, या फिर जो स्लो लर्नर्स है उनको ऐसे एक जैसे ग्रुप्स बना दिए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इससे देखो जो कॉपरेशन जो है बच्चों में वो नहीं बन पाएगा, एक दूसरे से वो लर्न नहीं कर पाएंगे चीज़ें, तो ये तो आंसर होना ही होना चाहिए। तो ए किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका कट हो गया। सेकंड कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल कंटेंट, क्या कहता है कि लिंग तटस्थ विषय वस्तु, यानी कि जेंडर न्यूट्रल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे हम लोग पहले ना चेयरमैन बोल देते थे, हालांकि उसको चेयरमैन नहीं बोलना चाहिए, वो कैसे, वो मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज है। हम ये पेडागोजी में भी पढ़ते हैं, वी शुड अडोप्ट द जेंडर न्यूट्रल कंटेंट, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल वी शुड से चेयर पर्सन, ठीक है, चेयर पर्सन से समझ में आता है कि वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकती है, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। और ये क्या पूछ रहा है, जो नहीं होनी चाहिए, तो यानी बी जहाँ जहाँ पे है वो ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपका आंसर निकल के आ गया, आपको आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हम एक बार अपने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखेंगे। कहते हैं कि स्टीरियोटाइप्ड ऑक्यूपेशन जो है वो स्टीरियोटाइप्ड ऑक्यूपेशन गाइडेंस की भी स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िबद्ध जो मार्गदर्शन हमें वो देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में हमें बना के रखें तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए स्टीरियोटाइप। टीचर्स प्रीजुडाइज्ड एटीट्यूड, टीचर्स का खुद का दिमाग में पहले एक प्रीजुडाइज बना लेना, एक पूर्वाग्रह बना लेना कि ये बच्चा तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, किसी ने बोल दिया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 आ जाएगा, ए, सी एंड डी। अब ये देखो, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अब आप कहीं पे इसको प्रिपेयर करोगे, है ना, किसी बुक में पढ़ोगे। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग से सोल्व कर सकते हो। आप एक खुद को टीचर अज्यूम करो और आप ऐसी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, लाइक सब बच्चे इक्वल हैं, ठीक है, हमें सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है, कोई भी हमें किसी के बारे में एक थॉट नहीं बनाना। ये सारी चीज़ें अगर आप लेके चलोगे ना तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो एक बार फिर से हम इधर देख रहे हैं, कहते हैं कि इंक्लूसिव और जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन का एनालिसिस है होमोजीनियस ग्रुपिंग, कहते हैं कि जेंडर सेग्रीगेशन
जो अगर हम बायस क्रिएट कर सकता है, अगर हम अलग अलग वो चीज़ करेंगे ना, इनको जेंडर सेग्रीगेशन यानी अलग अलग कर देंगे तो उसमें क्या होएगा, बायसनेस आ जाएगी। जेंडर न्यूट्रल ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर कहते हैं स्टीरियोटाइप्ड ऑक्यूपेशनल, कहते हैं जैसे गर्ल्स बिकम टीचर, एक स्टीरियोटाइपिंग दिमाग में बना लेना ना, रूढ़िबद्ध दिमाग में रख लेना कि भी बॉयज़ तो है वो इंजीनियर्स बनते हैं, गर्ल्स जो है वो टीचर्स बनती है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा टीचर्स प्रिजुडाइज एटीट्यूड, टीचर्स का एक पहले ही दिमाग में वो बना लेना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत हैं। ठीक है, उसके अलावा जेंडर बाइस जो है लैंगिक पक्षपात, कहते हैं जब अपॉर्चुनिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस जो है वो जेंडर के आधार पर बदल जाएं तो वो जेंडर बाइस कहलाता है। क्लासरूम में एग्जांपल्स अगर हम दें तो कहते हैं लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं और लड़कियां साइंस कम समझती हैं, तो ये क्या है, ये आपकी जेंडर बाइसनेस है, ये नहीं होनी चाहिए। होना क्या चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल जिसमें जेंडर न्यूट्रल हो, यानी ना मेल का डोमिनेंस हो ना ही फीमेल का हो। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। कहते हैं इक्वल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, तो देखो ये अच्छी अच्छी टर्म्स है, जहाँ जहाँ आपको ये दिखेंगी ना उनको आपको सही मानना है। फिर क्या कहते हैं, एनईपी, कहते हैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जेंडर इंक्लूजन और इक्विटेबल लर्निंग पर जोर देती है। अब देखो इंक्लूजन समावेशी यानी सबको लेके चलना, जेंडर न्यू इस पे फोकस करती है, और इक्विटेबल लर्निंग यानी सबको इक्वल करके लर्न करना, तो इस पे तो जो ये पॉजिटिव टर्म्स जहाँ जहाँ आपको दिखेंगी वो आंसर्स आपके सही होंगे, वो ऑप्शंस। फिर कहते हैं जेंडर न्यूट्रल क्लासरूम ही इंक्लूसिव क्लासरूम होती है। ठीक है, गॉट इट। फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, इधर आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। कहते कि जब निम्नलिखित में से नवीन लक्षणों के अधिग्रह कौन से विकासात्मक परिवर्तन का एक कौन सा ऐसा जो हमारा वो है क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट चेंज है, जो नए फीचर्स आते हैं, जैसे हमारे नए फीचर्स में क्या, परमानेंट टीथ हो गया, प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हो गया, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक और थाइमस ग्लैंड। अब देखो थाइमस ग्लैंड हमारी स्टार्टिंग से ही होती है। ठीक है, तो ये नया फीचर हमारे अंदर नहीं आया है, जबकि जैसे पहले हमारे पक्के दांत नहीं होते, पहले हमारे दांत ही नहीं होते। ठीक है, फिर हमारे कच्चे दूध के दांत आते हैं, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर हमारे नए दांत आते हैं, तो ये तो क्या हो गया, नया फीचर आया है हमारा। फिर सेक्स करेक्टरिस्टिक्स भी स्टार्टिंग में हमारे अंदर कोई इमोशंस नहीं होते मेल और फीमेल में। ठीक है, तो ये क्या रहता है हमारा, ठीक है, ये रहेगा हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। फिर सेकेंडरी में ये सारे हमारे फीचर्स हम एक्वायर मतलब बाद में एक्वायर करते हैं, जबकि थाइमस ग्लैंड शुरू से होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इधर देखो, कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स कौन सा उदाहरण, नए लक्षणों का अर्जन कौन इनमें से का उदाहरण कौन सा है, तो कहते हैं डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं। देखो डेवलपमेंट चेंजेस, एक होता है ग्रोथ और एक होता है नए फीचर्स का आना। तो ऑप्शन एनालिसिस, ये नया फीचर आ रहा है। प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जो है ये नए डेवलपमेंट चेंजेस है। सेकेंडरी सेक्स, इसमें प्यूबर्टी चेंज आता है, तो ये भी है। थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारा एक्वायर्ड फीचर नहीं है। प्राइमरी सेक्स में क्या आ जाएगा, देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये हमारे प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो पूछे आपसे सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे प्यूबर्टी में जो आते हैं हमारे 11 से 13 की उम्र में जो आते हैं, जैसे लड़कों के बियर्ड आ जाना, ठीक है, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, या फिर वॉइस चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स है। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो काफ़ी बार पूछता है, एक दो हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट जो है वो कैसा, सेफालोकोडल ट्रेंड होता है, प्रोक्सीमोडिस्टल ट्रेंड होता है, और सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंस से चलती है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक हो गया, इस तरीके से एक पैटर्न फ्लो करती है, पैटर्न में चलती है। ठीक है, सारे जो इसके डेवलपमेंट के जो होते हैं, सोशल इमोशनल, ठीक है, तो ये फिजिकल, ठीक है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आती है, सेंटर से इधर से आती है। ठीक है, ये इस तरीके से जाती है, तो प्रॉक्सी में ये आ जाएगा ये। तो ये सारे हमारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कहते हैं कि प्यूबर्टी चेंजेस जो है वो डेवलपमेंट एक्विजिशन है, जबकि थाइमस ग्लैंड नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल एक्शन ऑफ टीचर इन प्रॉम्प्टिंग द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, ये होता है समाजीकरण, यानी
एक बच्चा जो है वो समाज से काफ़ी सारी चीज़ें सीखे, अपने फैमिली से, हमारे फ्रेंड से, पीयर ग्रुप से, स्कूल से, मीडिया से, कल्चर से। तो वो अलग अलग चीज़ें, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे किसी को ग्रीट करना है, कैसे नमस्ते करना है, हाँ ठीक है, तो किसी से किस बिहेवियर में बात करनी है, ये सारी चीज़ें एक बच्चा बाहर से सीखता है। तो ये क्या कह रहा है कि हमें कौन सा एक हेल्पफुल एक्शन एक टीचर के लिए नहीं होगा, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए सोशलाइजेशन के लिए, समाजीकरण के लिए, बच्चों में समाजीकरण का बढ़ावा देने के लिए क्या सहायक नहीं है। अब आप शांति से सोचो, क्या ये कोई बुक में पढ़ने की चीज़ है? ये बिल्कुल भी किताब में पढ़ने की चीज़ें नहीं है। देखो क्या कहता है कि व्यक्तिगत परियोजना पर कार्य देना। अब आप एक बार ध्यान से देखो, व्यक्तिगत परियोजना, अगर हमें समाज किससे बना हुआ है? लोगों से बना हुआ है। वहाँ उसके आसपास में लोग होने चाहिए, उसके आसपास में बच्चे होने चाहिए। अगर आप उसको अकेले को काम दे दोगे तो वो कैसे समाजीकरण सीखेगा? तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर कहते हैं सामाजिक जिम्मेदारियाँ सौंपना। हाँ बिल्कुल, सामाजिक जिम्मेदारियाँ उस पर आएंगी तो वो चीज़ें सीखेगा समाज में। कहते हैं सह पाठ्यगामी, यानी साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में उसको गतिविधियों का आयोजन करना। हाँ बिल्कुल, अगर वो साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में एक्टिविटी करेगा तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। सामाजिक सहभागिता के लिए अभिप्रेरित करना, कि सामाजिक चीज़ों में वो सहभागी बने, उसमें कंट्रीब्यूशन करे, उसके लिए उसको मोटिवेट करना। तो ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी और ये नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसमें आप सिंपली एक अपना लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे सीडीपी में। बस थोड़ा किन के लिए पढ़ना होता है, 7-8 क्वेश्चंस थ्योरी वगैरह के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट मारना होता है। तो कहते हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देना नहीं, इससे तो सोशलाइजेशन नहीं होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे बिल्कुल, करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे बिल्कुल, मोटिवेशन देंगे सोशल पार्टिसिपेशन के लिए बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें से सोशलाइजेशन होगा, इससे नहीं होगा। इस तरफ देखिए, सोशलाइजेशन में कहते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। कहते हैं सोशलाइजेशन जो है वो समाज के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, कोऑपरेशन सीखने की प्रक्रिया होती है कि वो वैल्यूज़ सीखे सोसाइटी से। ऑप्शन एनालिसिस करें तो इंडिविजुअल से क्या होगा, इंटरेक्शन कम होगी, तो ये नहीं होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे तो ही सोशलाइजेशन हो पाएगा। कहता है कि लीडरशिप डेवलप करता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ टीम वर्क सिखाती है, सोशल पार्टिसिपेशन, अगर वो सामाजिक उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, टीम वर्क वो सीख पाएगा। डेमोक्रेटिक बिहेवियर डेवलप होगा। अगर हम एजेंसीज देखें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो क्या होता है, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, मीडिया, रिलीजन, ये हमारी एजेंसीज है, समाजीकरण को करने वाली एजेंसीज। ठीक है, टीचर्स का रोल क्या होता है, टीचर को कोऑपरेशन डेवलप करना चाहिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम बनानी चाहिए, ग्रुप लर्निंग प्रमोट करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स की अगर हम बात करें तो वाइगोस्की इज़ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन लर्निंग को बेस बनाया है, और बंडूरा की लर्निंग थ्योरी जो है, जो मैंने आपको करवाई भी थी, उन्होंने बोला था कि ऑब्जर्वेशन से ही लर्निंग होती है। तो ये दोनों थ्योरीज जो है, मैंने थ्योरी वाली जो मेरी वीडियो है थ्योरी की, एक वीडियो बनाई थी मैंने 48 मिनट्स की, जिसके अंदर मैंने सारी थ्योरीज करवाई थी, तो उसके अंदर ही आपकी सारी थ्योरीज आपको मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं 1 लाइन रिवीजन अगर हम करें तो सोशलाइजेशन जो है वो ग्रुप इंटरेक्शन से बढ़ता है, आइसोलेशन से नहीं। ठीक है, अगर आप उसको एक अलग थलग कर दोगे उससे नहीं हो पाएगा। फिर क्या कहते हैं, देखो व्हेन द, ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू से स्टार मार्क करें इसको। व्हेन द असेसमेंट इज डिज़ाइन टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स ओवरऑल अचीवमेंट एंड प्रोफिशिएंसी एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड इज़ नोन एज। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में, देखो 2 चीज़ें होती है बेटा, देखो एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। ठीक है, समेटिव हमारे देखो, समेटिव जो होते हैं वो हमने फाइनल एग्जाम्स होते हैं हमारे एट द एंड ऑफ द उस पे होते हैं। ठीक है, और ये जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होते थे ना, यूनिट टेस्ट हो गए बीच में, मीन वाइल साल के बीच में, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि ये हमारा अप्रैल से सेशन शुरू हो रहा है और ये मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहे हैं वो हमारे समेटिव है, और बीच बीच में यूटीज़ हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, वो सारे क्या है, हमारे फॉर्मेटिव। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, फॉर्मेटिव जो होता है ना वो होता है, देखो ऐसे याद रखो, असेसमेंट फॉर्मेटिव में 4 है ना, तो इससे याद रखो क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग,
और ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। गॉट इट? आप कंफ्यूज ही नहीं होगे, फॉर्मेटिव में 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो असेसमेटिव क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसको बोलते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है बेटा, फॉर्मेटिव होता है, जो कि साल के बीच में होता है। यूटीज हो गया, क्लास टेस्ट हो गया। इधर देखो, इसको मैंने थोरोली प्रिपेयर किया है। कोर कंसेप्ट क्या है कि जब लर्निंग अधिगम अवधि, जब लर्निंग पीरियड के अंत में स्टूडेंट की ओवरऑल अचीवमेंट्स को और प्रोफिशिएंसी, दक्षता को मेज़र किया जाता है, तो उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। गॉट इट? जब सारी ओवरऑल उसकी अचीवमेंट देखी जाएगी कि उसने पूरी साल में क्या लर्न किया, तो उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलेंगे। कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसे मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। असेसमेंट फॉर डायग्नोस क्या है कि भाई जो भी उसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसको जानने के लिए असेसमेंट फॉर डायग्नोस किया जाता है। और असेसमेंट फॉर रेमेडी क्या है? रेमेडियल टीचिंग के लिए, कि भाई जो भी बच्चे को इशू आ रहा है आपने जान लिया, अब उसके लिए उसको एक्स्ट्रा वो चीज़ें दो आप। अगर हम इसको कंक्लूड करें फॉर्मेटिव एंड समेटिव को, तो फॉर्मेटिव क्या होता है? कंटिन्यूस, यानी साल, पूरी साल भर चला रहे, कभी क्लास टेस्ट हो गया, कभी ओरल टेस्ट हो गया, कभी आपका यूटी हो गया। और समेटिव जो है वो एंड बेस होता है। फॉर्मेटिव जो है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए होता है, जबकि ये फाइनल जजमेंट के लिए होता है। ये डायग्नोस्टिक होता है, यानी अगर आप यूटी में, आपने क्लास टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसको डायग्नोस किया जाएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा, उसको आपको समझाया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा। जबकि समेटिव में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपके इतने % नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एंड टर्म इवैल्यूएशन जो है वो क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लूँ। सॉरी। देखिए, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। कहते कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है डेवलपमेंट के और लर्निंग के, यानी विकास के और अधिगम, विकास और अधिगम के बारे में कौन सा जो है वो स्टेटमेंट गलत है, हमें ये बतानी है, ठीक है। देखो, शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है एक एक क्वेश्चंस पे ना, जब हम एक एक ऑप्शन देखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको खींचने की। कहते हैं कि विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कहते हैं डेप्रीवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लिमिट्स डेवलपमेंट। कहते हैं कि अगर आपकी लर्निंग की एबिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आपका विकास कम होगा। हमें ये बात सही है या गलत है, हमें ये देखनी है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की कमी डेवलपमेंट सीमित करती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं हम, कहते हैं कि मान लो किसी को स्कूल लर्निंग एबिलिटी नहीं मिली, किसी को स्कूल नहीं मिला, तो उसका विकास कम होगा ना। अगर उसके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल एजुकेटेड नहीं है, उनकी फैमिली में कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उसका विकास कैसा होगा? थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। फिर कहते हैं चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न अनटिल दे आर डेवलपमेंटली रेडी टू लर्न। कहते हैं कि बच्चे तब तक नहीं सीख सकते जब तक वो डेवलपमेंटली रेडी ना हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अभी पेंसिल पकड़, एक बच्चा है वो पैदा हुआ है, आप उसको बोलो कि तू पेंसिल से लिखना शुरू कर दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तब तक लर्न नहीं कर सकता जब तक वो डेवलपमेंटली रेडी ना हो लर्न करने के लिए, ठीक है। तो फाइन मोटर कंट्रोल आ जाएगा तो ही तो वो लिखना सीखेगा ना। तो ये चीज़ है। फिर कहते हैं डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है मैच्योरेशन एंड लर्निंग का। तो देखो, मैच्योरेशन इसमें क्या बोला गया? विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। हाँ, हम इसको बोल सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट जो है वो, कि हमें मैच्योरेशन किससे डिसाइड हो रही है? बायोलॉजी के लिए डिसाइड हो रही है। और लर्निंग किससे आ रहा है? हमारा एक्सपीरियंस से, सोसाइटी से, ठीक है, एनवायरनमेंट से, इन चीज़ों से आ रहा है, एनवायरनमेंट वगैरह से। तो ये इसी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है। बट ये क्या कहता है? डिस्पाइट द लिमिटेशंस ऑफ मैच्योरेशन द डेवलपमेंट कैन गो बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट व्हेन लर्निंग इज़ इनकरेज्ड। कहता है कि चाहे कितनी भी मैच्योरेशन हो, उसकी लिमिट्स
लिमिट्स के बावजूद भी डेवलपमेंट को क्या किया जा सकता है, एक सर्टेन पॉइंट से भी आगे लेके जाया जा सकता है जब लर्निंग जो है वो जब लर्निंग को इनक्रीज किया जाए। तो ये कहते हैं कि 2 साल का ओल्ड चाइल्ड जो है वो अलजेब्रा उसको आप कितना ही सिखा रहो, लेकिन वो बिना चाहे उसको ट्रेनिंग दे दो बट फिर भी उसकी बायोलॉजिकल जो लिमिट है उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, उसको वो आइंस्टाइन के लेवल का उसको वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लर्निंग को बढ़ाया जा सकता है मैचुरेशन के लिमिट्स के बावजूद भी, जबकि ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट जो है वो मैचुरेशन लिमिट के बियॉन्ड नहीं की जा सकती, उसकी लिमिट के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है दूसरा ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल ठीक है, ये मैचुरेशन और लर्निंग का होता है। और कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो मैचुरेशन लिमिट से बियॉन्ड जा सकता है, नहीं जा सकता, ये एक लिमिट के अंदर होता है। मैचुरेशन यानी परिपक्वता, बायोलॉजिकली रेडीनेस जो एज के साथ नेचुरली आती है। जैसे अब बच्चा 6 महीने में चल नहीं सकता, चाहे उसको कितनी भी आप ट्रेनिंग दे दो। एजुकेशनल इंसाइट देखिए, टीचर्स को रेडीनेस लेवल को समझना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना चाहिए। कहते हैं लर्निंग डेवलपमेंट को इन्हेंस कर सकता है। लर्निंग जो है ना, आप उसको सिखा रहे हो, वो डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है, लेकिन एक मैचुरेशन लिमिट पूरी तरह क्रॉस नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है। इट वॉज द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के मामले में कौन सी बात सही नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस के मैटर में आपको एक तो चीज़ें समझनी चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक। हर पर्सन अपने आप में अद्भुत है, यूनिक है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअली लर्न करने की एबिलिटी है। ठीक है, कोई स्लो लर्न करेगा, कोई फास्ट लर्न करेगा, कोई एवरेज होगा, कोई मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा। तो इसमें टीचर को उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, और ये जो है वो हर स्पेस में ही रहती है। ठीक है, मतलब हमारा ब्रेन मतलब कोई चलने में कोई जल्दी यानी कि साइकोमोटर डोमेन, यानी कि कोई जल्दी सीख जाएगा चलना, कोई धीरे चलना सीखेगा, कोई ब्रेन से शार्प होगा, कोई थोड़ा कम होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे जो एज है उसका भी इस पे इम्पेक्ट होता है, नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है कोग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन में। बिल्कुल करती है। कि आप देखो, कोग्निटिव किससे होते हैं, संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक, यानी हमारे ब्रेन से रिलेटेड बात आ जाएगी। कहाँ पे, हमारे ब्रेन से रिलेटेड आ जाएगी। क्रियात्मक जो है वो दोनों क्षेत्रों में होती है। साइकोमोटर डोमेन इसमें रहता है। साइकोमोटर का मतलब क्या है कि आप फिज़िकली कितना फास्ट चल सकते हो, मूव, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड ये रहता है। तो ये दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता पर जातिगत विशेषताओं का प्रभाव। हाँ जी, बिल्कुल, स्पीसीज़ का भी इंडिविजुअल डिफरेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सभी स्पीसीज़ की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है। ठीक है, और उसमें भी इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो ये बात भी ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं, कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, वो किसका इम्पैक्ट होता है, कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट का ही वो कारण होता है, नॉट द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण नहीं। ऐसा नहीं है, आपका भौतिक वातावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट करता है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस को। ठीक है, उसके अलावा जो है एज हैज़ एन इफेक्ट। उम्र का भी इंडिविजुअल, हाँ बिल्कुल, उम्र का भी इसमें इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आयु भी इस चीज़ को इम्पैक्ट करती है। अब इसमें आ जाएंगे हम इस पीडीएफ में। तो ये देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है। कहते हैं हर लर्नर अलग होता है, इंटेलिजेंस वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, लर्निंग स्पीड में। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखें तो कहते हैं हाँ, कोग्निटिव और साइकोमोटर दोनों में डिफरेंसेस रहते हैं। स्पीसीज़ भी इम्पैक्ट डालती है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि सोशल एनवायरनमेंट ही इम्पैक्ट करता है। नहीं, फिजिकल एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट करता है और एज भी इम्पैक्ट करती है। तो कारण क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कारण क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस के, तो इसमें रहेगा हमारा हेरिडिटी। क्यों है, सब लोग अलग अलग क्यों होते हैं। एक तो पेरेंट्स सबके अलग अलग है, हेरिडिटी हो गया,
ठीक है। उसके अलावा एनवायरनमेंट हो गया कि उसको कैसा पर्यावरण मिल रहा है, कैसे माहौल में वो रह रहा है, फिर उसको खाना कैसा मिल रहा है, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, सारे वाइटामिन उसको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उसकी फैमिली कैसी है, उसको एजुकेशन कैसे मिल रही है, एज क्या है, ठीक है, कल्चर उसका कैसे है, तो ये सारी चीज़ें उसको इम्पेक्ट करती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो हेरिडिटी, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट सभी से बनती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस नॉट सुटेबल फॉर टेस्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैं बोलूँगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कहते हैं कि ऐसे निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थी के भावों की अभिव्यक्ति और तार्किक चिंतन की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा कौन सा क्वेश्चंस है जिसमें बच्चा अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को लिख नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता या लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगा सकता। देखो इसमें दो चीज़ें होती है, एक क्रिएटिव होता है और एक कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होता है इस तरीके से, जो बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आए। कन्वर्ज यानी एक पॉइंट पे उसको, ये होता है आपका फैक्ट बेस्ड हो गया, लर्निंग एबिलिटी बेस्ड हो गया। डाइवर्जेंस में क्या आ जाएगा, इसमें फैक्ट वाले में जैसे अब हमारे एमसीक्यूज हो गए, इसमें क्या हो गया आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिकल क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए। तो ये आपके क्या रहेंगे, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, तो ये आपके क्या रहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कैसे रहते हैं, डाइवर्जेंट रहते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपको एनालिटिकल टाइप आपने दे दिया तो देखो उसमें आपका लॉजिकल थिंकिंग लग रही है, आपने क्रिटिकल दे दिया, ठीक है, आप समालोचनात्मक क्वेश्चन आपको दे दिया, डिस्कशन टाइप, तो इन तीनों में ही आप देखो कि बच्चा एक्सप्रेस कर पाएगा अपनी फीलिंग और लॉजिकल थिंकिंग। लेकिन एमसीक्यू दे दिया, ये क्लोज एंड है, आपको रट्टा मारना है, भारत आज़ाद कब हुआ, 1947 में हुआ, दैट्स इट। तो यहाँ पे कोई आपकी लॉजिकल थिंकिंग नहीं लग रही, इट इज़ ओनली द रोट लर्निंग, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में क्लोज एंडेड में आता है, ठीक है। तो अगर हम इधर देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो फीलिंग्स की डेप्थ चेक नहीं कर सकते। एनालिटिकल टाइप है वो थिंकिंग चेक करता है, क्रिटिकल टाइप में आपके रीजनिंग चेक होती है, डिस्कशन में आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं कि हाई ऑर्डर, एक आपने किताब में देखा होगा होट्स वाले क्वेश्चंस अपने आते थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन आते थे। तो ये इनको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस डालने चाहिए, डिस्कशंस डालने चाहिए, रीजनिंग टास्क जरूरी है, ठीक है। तो कहते हैं कि ब्लूम के टेक्सोनोमी से अगर हम इसको करें तो कहते हैं कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग तक सीमित रहते हैं, कौन से, क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह। तो एमसीक्यू एक्सप्रेशन और डीप रीजनिंग की सही टेस्टिंग नहीं करते हैं। अगर आपको रीजनिंग टेस्ट करनी है तो आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस दो, क्रिटिकल क्वेश्चंस दो, एनालिटिकल क्वेश्चंस दो, डिस्कशन टाइप दो, ठीक है। तो उसमें बच्चा अपने थॉट प्रोसेस लिख पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्राइव्ड चाइल्ड। कहते हैं वंचित बालक जो है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर हमारे भावनात्मक रूप से, तो ये वो बच्चे होते हैं। कहते हैं कि कोर कंसेप्ट देखो, डिप्राइव्ड चाइल्ड कौन से होते हैं, जो सामाजिक रूप से, भावनात्मक और आर्थिक रूप से क्या हो, डिसएडवांटेज हो, जिनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हो, वो डिप्राइव्ड चाइल्ड होते हैं। तो इधर आओ, ये क्या कह रहे हैं, देखो कौन सा फीचर नहीं है, कहते वो फिजिकली चैलेंज हो गया। ऐसा नहीं है अगर कोई फॉर एग्जांपल पुअर बच्चा है, वो इकोनॉमिकली डिप्राइव है, तो वो लंगड़ा होगा या टूटा फूटा होगा, तो मतलब टूटा फूटा का मतलब है कि कोई चोट उसको लगी होगी, या उसके वो ठीक से चल ना पा रहा हो, या वो देख ना पा रहा हो, ठीक है। तो ये फिजिकली चैलेंज्ड हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, वो सामाजिक रूप से डिसएडवांटेज हो सकता है, बिल्कुल सामाजिक उसका शोषण हो, ऐसा हो कि सामाजिक रूप से शोषण हुआ हो, या इकोनॉमिकली डिप्राइव हो, हाँ बिल्कुल आर्थिक रूप से हो सकता है, इमोशनली भी इन्फीरियर हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके हो जाएंगे, और फिजिकली चैलेंज हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई होप ये फिजिकली वाला आपका हो गया होगा। फिजिकली चैलेंज दिखना ज़रूरी नहीं है, सामाजिक रूप से, आर्थिक और भावनात्मक रूप से, ठीक है। जब चाइल्ड को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसकी पुअर अचीवमेंट होगी, इमोशनली भावनात्मक रूप से उसको गहरा सदमा पहुंचेगा, लो कॉन्फिडेंस होगा। टीचर्स को इसमें क्या करना चाहिए, एम्पैथी देनी चाहिए, समान रूप से अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और भावनात्मक सपोर्ट उसको देना चाहिए। डेप्रिवेशन का मतलब डिसेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होता है। गॉट इट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डज इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोटेक्ट। कहते कि कौन सा हमारा राइट है एजुकेशनल। आपको है ना, अगर हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हमारे CDP में आता है तो आपको ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 21 नहीं हो गया, उसके अलावा आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, अमेंडमेंट हो गया, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपका ये तो मैंने इसमें लिखा ही है, हाँ ये दो चीज़ें तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। कहते तो ये हमारा राइट टू एजुकेशन है, जो कि आर्टिकल 221A का मतलब क्या है कि ये अमेंडमेंट से डाला। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। ये बोलता है हमारा मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 की उम्र के बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। तो देखिए कहते हैं इंक्लूसिव जो है, हम इधर आ जाओ, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि हर बच्चे को आप इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दो, ठीक है। कोर अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है कि मुख्यतः राइट टू एजुकेशन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन को भी नॉर्मल क्लास में पढ़ाना इसमें रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, इनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें उनको इक्विपमेंट्स जो जो ज़रूरत है वो इसमें होनी चाहिए। उसके अलावा कहता है क्या, एक्सेप्टेंस, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एज दे आर एंड रिस्पेक्ट देम एज दे आर। तो इसमें आर्टिकल 21A हो गया राइट टू एजुकेशन। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हो गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, वो भी याद रखना आपने। तो कहते हैं कि इंक्लूसिव, समावेशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, गॉट इट। उसके बाद में बात करता है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, जस्ट अ मिनट। आप भी पानी पी लें। मैं पानी पी लेती हूँ, 1 मिनट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस हमें बतानी है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एक मौके हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये थ्योरी होगी, जैसे हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी है वर्नोन की, तो इसको हमें टॉप टू बॉटम लगाना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, इसको अगर मान लो मुझे नहीं आता होता ना, ये मेरा पेपर होता, तो मैं इसको कैसे करती कि सबसे पहले ना क्या चीज़ होती है, जनरल चीज़ें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये कार है, ठीक है, ये कार है, फिर हम उसके मेजर चीज़ें देखते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये इसका इधर ये आगे वाला बोनेट वाला पोर्शन है, ये इसका खिड़की है, ठीक है, ये इसके टायर है, मोटा मोटा देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर माइनर पे देखते हैं, अच्छा इसके टायर में देखो एलॉय लगा हुआ है क्या, अच्छा ठीक है। फिर हम और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, फिर मैं क्या देखती, अच्छा ठीक है, इस पर आगे स्क्रीन लगी हुई है क्या, इसके ठीक है, उसका जो इसके मतलब गियर का वो कैसा है, ठीक है, अंदर इसका ऑटो वो है कि नहीं है, फोटो विंडो का। तो बहुत माइनर स्पेसिफिक डिटेल में बहुत ही विशिष्ट चीज़ें मैं इसकी देखती। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ना भी आ रहा होता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप एक नॉर्मल लॉजिक लगाओ कि आप शुरू से ही स्पेसिफिक फैक्टर देखना शुरू कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं कि आप एकदम से मेजर नहीं। हम ये तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते आए हैं ना, जनरल टू स्पेसिफिक, तो शुरू में जनरल लगा दो और लास्ट में स्पेसिफिक लगा दो, तो भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। जनरल फैक्टर, मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ये तो है हमारा लॉजिक। और अब हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी बोलती है भाई कि भाई वर्नोन ने हायरार्किकल थ्योरी दी, इधर आ जाओ, कि इंटेलिजेंस की, उसकी सही सीक्वेंस क्या है, जनरल, मेजर, माइनर और स्पेसिफिक। वर्नोन ने इंटेलिजेंस को हायरार्की में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला सबसे पहले क्या आता है, जनरल फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस आती है, ओवरऑल इंटेलिजेंस। फिर मेजर ग्रुप फैक्टर आता है कि मेजर एबिलिटीज़ क्या है। फिर माइनर फैक्टर आते हैं, उसकी सब एबिलिटीज़ क्या है। और फिर हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक फैक्टर्स आते हैं कि स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड जो है वो हमारी एबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेती हूँ मैं, हाँ ठीक है। फिर
इससे रिलेटेड और थिंकर्स हैं, जैसे हमारे स्पीयरमैन है, उन्होंने जी फैक्टर करके कुछ बोला है। गार्डनर की 8 मल्टीपल, उन्होंने 8 टाइप की बॉडीली काइनेटिक हो गया, नेचुरलिस्टिक हो गया, अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस उन्होंने दी है, ठीक है। थर्स्टोन ने प्राइमरी मेंटल एक्टिविटीज़ दी है। तो अब हमने देखा कि वर्नोन ने क्या बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक G to S मूव करती है। ये तो हम बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सोल्व हो सकता था। देन उसके बाद में कहता है क्या बोलता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, जो है ना ये नोट होता है हर जगह। देखो मैंने इसमें देखना, अब नोट पे मैंने सर्कल कर रखा है। अब कई बार बच्चों के क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं कि भाई वो सीधा ही पढ़ लेते हैं, अब इसको नोट को ध्यान नहीं देंगे, विच एक बार तो पढ़ लिया, फिर कहेंगे अच्छा एक्वायर्ड मोटिव कौन से, अच्छा ये भी है, ये भी है। तो इस तरीके से वो चीज़ों को हिट करते हैं, जबकि हमें जो चीज़ इनकरेक्ट दे रखी है तो उसको आप सर्कल करो, ताकि आप जब उसको पढ़ो तो आपके दिमाग में रहे कि पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है इनमें से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है, ऐसा कौन सा वो है जो हमने अर्जित नहीं, मतलब अर्जित अभिप्रेरक में नहीं आता हो, यानी हमने उसको एक्वायर ना किया हो, यानी वो हमारे अंदर नेचुरली हो, जब से हम पैदा हुए हो तभी से हो, बेसिक हो, वो इन्नेट हो, जन्मजात हो। तो जन्मजात क्या होता है हमारा? संबंधन, उपलब्धि, अनुमोदन या दर्द परिवर्जन। देखो भाई, जब बच्चे को आप थप्पड़ मारते हो, छोटा बच्चा भी हो जाए वो, तो भी वो रोएगा, यानी वो पेन को अवॉइडेंस करना चाहता है। तो ये सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। कहते हैं इधर आ जाओ, एक्वायर्ड मोटिव्स जो है वो एनवायरनमेंट और लर्निंग से डेवलप होते हैं। एक्वायर्ड यानी अर्जित, यानी कि हम जो है वो एनवायरनमेंट और लर्निंग से सीख रहे हैं। जैसे एफिलिएशन यानी उसको हम एक्वायर करेंगे, अचीवमेंट्स उसको भी एक्वायर करेंगे, ठीक है। एफिलिएशन यानी एफिलिएट करना किसी से चीज़, जैसे होता है ना एफिलिएटेड टू द CBSE, यानी वो उससे संबंधित है, उससे वो जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार किसी से जुड़ना वो पर्यावरण का हिस्सा है। अचीव करना, सोसाइटी में कुछ अचीव करना, तो वो सोसाइटी का पार्ट है, वो लर्निंग का पार्ट है। वो हमने नहीं सीखा था जब हम सीखा हमने यहाँ आके, मतलब अब जब हम पैदा हुए तब हमारे अंदर ये नहीं था अचीवमेंट ना। अप्रूवल, ये भी अप्रूव करवाना चीज़ों को, ठीक है, कि भी हाँ ये फैमिली में ये चीज़ें अलाउड है नहीं है, तो वो एक अप्रूवल टाइप काइंड ऑफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने बाहर आके सोसाइटी से सीखी है, परिवारों से सीखी है। जबकि पेन अवॉइडेंस वो हमारे जन्म जाता है। अब मारो थप्पड़ बच्चे के तभी रोएगा वो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्राइमरी मोटिव्स क्या आ जाएंगे? जैसे भूख है, प्यास है, पेन अवॉइडेंस है, ये क्या है हमारे प्राइमरी मोटिव्स है। अगर वो आपसे पूछता ना इसमें ये कह देता कि प्राइमरी मोटिव कौन सा है, तो आप में भूख या प्यास या फिर पेन अवॉइडेंस होता, तो उसका आंसर क्या आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती। उसके बाद में सेकेंडरी मोटिव्स की देखें। सेकेंडरी मोटिव्स जो है वो हमारे क्या हो गए? जैसे पावर हो गया, एफिलिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो पेन अवॉइडेंस जो है वो हमारा जन्मजात होता है। गॉट इट? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्रूइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी द स्टेज इन विच द एडोलेसेंट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स, ऐसी कौन सी एज है फ्रूइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में जो क्या बोलते हैं कि मतलब एक जो एडोलेसेंट है वो दूसरे अपोजिट जेंडर से, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने 5 स्टेजेस बोली थी। इधर आ जाओ, अब हम थ्योरी देखते हैं, पहले थ्योरी रिवाइज करते हैं। अब जैसे ना कुछ बच्चों का क्या क्वेश्चन होता है कि मैडम अगर हम CTET के लिए CDP कर लें तो क्या वो इनफ है HTET की CDP के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। CTET में आप कभी भी फ्रूइड की थ्योरी को नहीं पढ़ते, आप सिर्फ क्या पढ़ते हो? पियाजे पढ़ ली, कोलबर्ग पढ़ ली, एरिक्सन पढ़ ली, बस हद मार के ये गार्डनर की इंटेलिजेंस इतना पढ़ लिया, और इससे CDP का पोर्शन CTET में थ्योरीज़ का हो जाता है। लेकिन HTET में देखो आप बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो मैं अगर बोलूँ ना, ये बड़ा गोला है HTET की CDP का, HTET CDP, और इसके अंदर है CTET। अगर आपने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, लेकिन ये कर लिया तो ये नहीं होगा। ये शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर देखो, कहते हैं फ्रूइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को स्टेजेस में एक्सप्लेन करती है। क्या स्टेजेस है? देखो, सबसे पहले ओरल, यानी माउथ से बच्चा यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ठीक है, अपना अंगूठा अपने चूसता रहता है, ठीक है। तो ये 0 से 21 साल में हो गया। फिर हो गया अनल, ठीक है, यहाँ पे बच्चा फ्रेश होना, यानी कि वो सारी चीज़ें हो गई। फिर है फैलिक, 3 से 6 की स्टेज में। फिर है लेटेंसी यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं अव्यक्त अवस्था, यानी इसमें बच्चा जो है वो खेलता रहता है, यानी इसमें क्योंकि ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, तो यहाँ पे बच्चा सेक्सुअली बिल्कुल क्या होता है? डल होता है। उसके अंदर कोई अपोजिट जेंडर को लेके कोई इमोशंस नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मतलब कोई अट्रैक्शंस नहीं होती है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है, ठीक है। और लास्ट है जेनिटल, यानी एडोलेसेंस की। तो एडोलेसेंस में आती है
हमारे इमोशंस, तो ये क्या आ जाएगा, जेनिटल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं जेनिटल स्टेज में क्या है, मैच्योर सेक्सुअलिटी मैच्योर हो जाती है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, इमोशनल रिलेशनशिप्स बनने शुरू हो जाते हैं, और एडोलेसेंस जो है वो अट्रैक्शन ये जेनिटल स्टेज में आती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेजेस ऑफ लर्निंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, देखो सीनियर सेकेंडरी यानी कि बच्चा कौन सी क्लास में है, 11th और 12th की ये बात कर रहे हैं। कहते हैं उसके लिए अब मान लो कि आपको वैसे तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं। जब हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस पेपर 1 में हल्का फुल्का आता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग में आता है या लेवल्स ऑफ लर्निंग में आता है। बट मान लो आपको ये क्वेश्चन आपने लेवल्स नहीं भी पढ़े हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। यानी कि बच्चा मैच्योर हो चुका है 11वीं 12वीं क्लास में, यानी बच्चा कौन सी क्लास में होगा, मतलब कितने साल का होगा, वो होगा 16, 17, 18, इस उम्र का वो बच्चा होगा। तो क्या क्वेश्चन है, क्या इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी सही नहीं है उस बच्चे के लिए। कहते हैं लर्निंग टास्क एट द मेमोरी लेवल, यानी कि उसको लर्निंग टास्क देना, उसको स्मृति स्तर पर, अधिगम यानी उसको याद करने की चीज़ें देना। मान लो एक बार आपको आंसर हिट नहीं हो रहा, आपने इसको पढ़ लिया, फिर कहते हैं अलाउिंग सेल्फ डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि नॉलेज की सेल्फ डिस्कवरी उसको अलाउ करना, इट्स ठीक बात है, इस लेवल के बच्चों को ये चीज़ें करनी चाहिए। कहते हैं अप्रोप्रिएट उसको स्पेस देना क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ताकि वो इंटरेक्शन करे बच्चों से और वो ग्रुप में अच्छे से पढ़े और डिस्कशन करके चीज़ें सीखे। कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग, ऐसी स्टूडेंट सेंटर्ड, एक होता है टीचर सेंटर्ड जिसको अच्छा नहीं मानते, एक होता है स्टूडेंट या चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड, तो ये अच्छी बात है। तो क्या रट्टा मरवाना या मेमोरी लेवल पे जाके उसको लर्न करवाना, तो ये चीज़ सही नहीं है 11वीं 12वीं बच्चे के लिए। ये चीज़ किसके लिए सही होती है, ये प्राइमरी वाले बच्चों के लिए सही होती है, पहली दूसरी के बच्चे के लिए, कि आप उसको ABCD उसको बार बार मेमोरी में उसके फिट करे जा रहे हो, वो चीज़ उसके लिए होती है, नॉट फॉर द 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हल्का सा लॉजिक लगाना था और चीज़ें हो जानी थी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जैसे आपको ना कुछ पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था, पॉजिटिव टर्म्स को आपको, जैसे कि सेल्फ डिस्कवरी हो गया, क्लासरूम इंटरेक्शन हो गया, स्टूडेंट सेंटर्ड, दीज आर द पॉजिटिव टर्म्स। जहाँ जहाँ आपको पॉजिटिव टर्म्स दिखेंगी उस स्टेटमेंट को आपने सही मान लेना है। ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी टर्म्स दिखेंगी, नेगेटिविटी काइंड, जैसे कि स्टीरियोटाइपिंग, जैसे कि क्लोज एंडेड चीज़ें यानी बंदी चीज़ें, जैसे कि प्रेजुडाइज, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा आपका लाइक रोट लर्निंग, रट्टा लगाना, मेमोरी लेवल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। उसके अलावा हमारा क्या हो गया, लेक्चर टीचर सेंटर्ड चीज़ें होगी, सॉरी हाँ टीचर सेंटर्ड होगी कि भी टीचर पे ही, तो ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ें दिखेगी उस स्टेटमेंट को आपने गलत मान लेना है, जहाँ जहाँ आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी वो स्टेटमेंट सही होगी, हमेशा हमेशा हमेशा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा मेथड जो है वो बच्चे, एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग नहीं है, यानी एक ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि टीचर शो करता है एक्टिविटी को, बच्चे बैठ के उसको जस्ट वॉच करते हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फील्ड, अब जैसे फील्ड ट्रिप लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हूँ, अब मुझे पढ़ाना है क्या, बैंकिंग है ना क्लास 12th में। ठीक है, तो मुझे बैंकिंग का चैप्टर पढ़ाना है। एक तो है कि मैं उसको क्लासरूम में पढ़ाऊँ, एक ये है कि बच्चों को मैं फील्ड ट्रिप पे लेके जाऊँ और मैं उनको बैंक दिखाऊँ। ठीक है, फिर मैं उनको दिखाऊँ कि भाई हाँ देखो यहाँ पे मैनेजर है, ये इस तरीके से चीज़ें हो रही है, यहाँ पे लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट करके CRR 1/CRR रख के, और देखो वो पैसा कैसे वो हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन हो पा रहा है। गॉट इट। तो ये बच्चा एक तो वहाँ जाके देखे फील्ड ट्रिप, तो ये कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, ये तो अच्छा है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। फिर प्रोजेक्ट, आपने बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना दे दिया, ठीक है, तो मैंने बोला कि आप एक ऐसे कुछ बना के लाओ, ठीक है, जिसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी दिखा रखा है, ठीक है, तो वो चीज़ होगी, तो ये प्रोजेक्ट मेथड, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की अभिक्रमित आप उसको बोल रहे हो कि भी इस तरीके से आपने चीज़ें करनी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे प्रोग्राम्ड हो गया। स्टूडेंट अपनी
उसमें देखेगा कि टीचर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फिर बच्चा काम कर रहा है, फिर उसको टीचर फीडबैक दे रहा है उसको, फिर प्रोग्राम तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है। तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है, जबकि डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा नहीं है? कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड जो है उसमें टीचर पर फोकस नहीं होता, बल्कि किस पे होता है? लर्नर पे ही होता है। इसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है और लर्निंग प्रोसेस ये अच्छा होता है। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। हमारा NCF 2005, NCF 2023 इसी की बात करता है कि बच्चों पे केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा दे किसको रहे हैं? हम बच्चों को दे रहे हैं ना, तो बच्चे सेंटर में होने चाहिए, ठीक है। टीचर उसके ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे कि टीचर अपना बने फिर रहे हैं, बच्चों की कोई पूछ ही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो उसके बाद में हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। इसमें क्या है कि भाई टीचर जो है वो एक एक्टिविटी को करके दिखाता है और बच्चे उसको देख रहे होते हैं। तो ये सब जो है वो साइंस टीचर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, बच्चे सिर्फ सीख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं। तो ये क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड टेंडेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए। फील्ड ट्रिप मैंने बता दिया, ये अच्छा है, जैसे कि जू विजिट कराना, म्यूजियम वगैरह, तो बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में जो लर्नर सेंटर्ड टेंडेंसी, स्टूडेंट्स अपनी स्पीड से सीखता है और इमीडिएट फीडबैक मिलता है। तो इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल लर्निंग जो है वो प्रमोट होती है। प्रोजेक्ट मेथड तो बहुत अच्छा है। इसमें जो है किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट मेथड था, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है, क्रिएटिविटी आती है, ये सब कुछ डेवलप करता है प्रोजेक्ट मेथड। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, कि भाई इसमें लर्निंग जो है वो एक्टिव, लर्नर जो है वो एक्टिव होता है। टीचर क्या है? टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर का, अगर आपसे पूछे टीचर का रोल क्या होना चाहिए, तो वो सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए। उसके बाद में एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक पर्यावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर की तानाशाही चले जा रही है, ठीक है। उसके अलावा क्यूरोसिटी ड्राइवन लर्निंग हो गया। उसके अलावा इम्पोर्टेंट थिंकर्स जो है वो आपके क्या रहेंगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जॉन ड्यू ने बोला था, ये बिल्कुल याद रखेंगे। अब लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन ड्यूई ने दिया था, ठीक है। चाइल्ड जो है वो नेचुरली लर्न करना चाहिए, रूसो ने बोला। फ्रोइबेल ने बोला प्ले वे लर्निंग होनी चाहिए, बट ड्यूई का तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लासरूम में जो है वो क्या होना चाहिए? आज भी NEP 2020 क्या कहती है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये सब हमने कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग डिसेबिलिटी। देखो डिसेबिलिटीज़ आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। इसमें मैं बोलूँगी हल्का फुल्का याद रहना चाहिए कि ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है जिसमें लर्नर को डिफ़िकल्टी हो लेटर फॉर्मेशन में, स्पेलिंग बनाने में, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में, तो वो डिस्ग्राफिया होती है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैसे डिसऑर्डर होते हैं? न्यूरोलॉजिकल, यानी नर्व्स में कुछ इशू होता है, तो ये होते हैं जिसमें इंटेलिजेंस नॉर्मल होने के बावजूद भी चाइल्ड जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग एरिया में डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करता है। फिर कहते हैं जैसे डिस्ग्राफिया है, तो डिस्ग्राफिया में क्या है? इसका आंसर हो गया। बट अब हम एक ऑप्शन को देखते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया में बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो स्पेलिंग नहीं कर पाता, ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड रिकॉग्निशन नहीं हो पाता इसमें। जैसे शायद मुझे जितना ध्यान है बैट और टैब ऐसा कुछ होता है, मतलब बी को उसको बी का डी दिखता है, सॉरी ऐसा नहीं, बी का डी दिखता है, डी का बी दिखता है, ऐसे कुछ रीड में प्रॉब्लम होती है। रीडिंग यानी डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? रीडिंग से है। उसके अलावा डिस्ग्राफिया भी हमने देख ही लिया, स्पेलिंग एरर लिखने में इशू होता है उनको, ठीक है। उसके अलावा जो है डिस्प्रेक्सिया यानी कि मूवमेंट कोऑर्डिनेशन की समस्या इसमें होती है, मोटर प्लानिंग इसमें बच्चा नहीं कर पाता। उसके अलावा डिसकैलकुलिया, देखो कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ्स में होती है, तो नंबर और कंसेप्ट्स की प्रॉब्लम जहाँ पे आई, कैलकुलिया भी पूछता है वो, तो ये आ जाएगा। उसके अलावा इसमें मैंने एक बार एक टेबल के फॉर्मेट में आपको दे दिया है, जैसे कि डिसलेक्सिया जो है वो रीड से रिलेटेड है, ग्राफिया राइट से, ग्राफ यानी ग्राफ बनाएंगे हम ऐसे करके तो वो राइट करेंगे, तो कैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है। डिस्प्रेक्सिया जो है वो मोटर कोऑर्डिनेशन से। टीचर का रोल क्या होना चाहिए? आपको ध्यान देना है कि टीचर को पनिशमेंट नहीं देनी, बल्कि उसको रेमेडियल टीचिंग करानी है और उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है। राइटिंग डिफिकल्टी, डिस्ग्राफिया। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है ना, हमने जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें किए हुए हैं पुराने सेशन में।
विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सुटेबल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। कैसे ऐसे कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें, जिस बच्चे को सुनने में, श्रवण बाधित कोई बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए कौन सी सही रहेगी। देखो साइन से आप उसको समझा रहे हो तो ए ये तो सभी में है, ठीक है। उसके अलावा साइन यानी गेस्चर से, आप फिंगर स्पेलिंग, फिंगर से आप स्पेल कर रहे हो तो वो भी। लिप रीडिंग यानी आप लिप से प्रोनाउंस कुछ कर रहे हो, उसको सुन नहीं रहा लेकिन वो लिप से उसको वो करे। और क्यूएड स्पीच यानी गेस्चर्स वगैरह, तो ये सभी ही क्या हो जाएंगे आपके श्रवण बाधित बच्चों के लिए ये चीज़ हो जाएगी। इधर देखो इसमें सभी मेथड यूज़फुल हैं, ये सारे मेथड्स रहेंगे। साइन में देखो कहते हैं कि हैंड्स द्वारा ये होता है। फिंगर में हम अल्फ़ाबेट को फिंगर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए करना है तो आप दोनों फिंगर को ऐसे कर दोगे। लिप्स, चाइल्ड जो है वो लिप्स देखकर वर्ड्स को समझता है। क्यूएड स्पीच में क्या होता है, हैंड सिग्नल प्लस में लिप मूवमेंट, हैंड और लिप दोनों रहती है और इससे बच्चा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है। तो कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में बोला गया है कि इनको असिस्टिव डिवाइसेस देनी चाहिए, विजुअल एड्स देनी चाहिए ताकि इनकी कम्युनिकेशन स्पेशल मेथड्स यूज़ किए जाएँ। टीचर का रोल क्या होना चाहिए कि वो फेस टुवर्ड्स चाइल्ड और क्लियर प्रोनाउंसिएशन करे, विजुअल सपोर्ट दे और पेशेंस बना के रखे और उन बच्चों को भी साथ में लेके चले, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का कौन सा वो चीज़ नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने क्या बोला था, मेमोरी बोला था ना, जहाँ पे रट्टा मारने की चीज़ें हों वो हमारा अच्छी टर्म नहीं है। देखो जहाँ पे डिस्कशन हो, विचार विमर्श हो, तो वो तो देखो अब आप टीचर जो है वो किसी टॉपिक पे बच्चों के आइडियाज़ ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे बच्चों से कोई टॉपिक पढ़ाना था, 9th क्लास में मुझे पालमपुर की कहानी पढ़ानी है, तो मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि आपके यहाँ पे कौन कौन से गाँव में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं मैम हमारे यहाँ पे डेयरी है, ठीक है मैम, यहाँ पे हमारे देखो व्हीकल्स भी चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे रोडवेज़ का रोड्स का काम हो गया। उसके अलावा देखो वहाँ पे कोई बोल रहा है मैम कोलू लगा हुआ है, तो वी आर लर्निंग, डिस्कशन से हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंट हम करा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कराना इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो उसके अलावा इंटरेक्शन ही अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन रट्टा मारना और मेमोराइज स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कराना, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक्स बता दी है, ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आप शायद थक गए होंगे, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, मैं भी थक गई हूँ बिल्कुल। 1 मिनट में पानी पी लूँ, आप भी पानी पी लें, 2 मिनट आइस को ब्रेक दें। दो मिनट ब्रेक ले लें। चलो शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ CCE वाला। देखो ये हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव में बोला कि कहते हैं कि मेमोराइजेशन स्मरण नहीं होना चाहिए, रोड लर्निंग के खिलाफ होते हैं प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती है, इंटरेक्शन होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये अच्छी अच्छी टर्म्स जहाँ जहाँ आपको दिखेगी वो ऑप्शन सही होगा। डिस्कशन में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। और उसके अलावा ड्यूई, तो इन्होंने ड्यूई ने तो बोला ही था क्या, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। इसमें सोशल लर्निंग भी प्रमोट होती है। ड्यूई का जैसे हमने एजुकेशन इज़ इटसेल्फ लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। उसके अलावा कहते हैं कि ट्रेडिशनल लर्निंग कैसी थी,
कहते रोट लर्निंग थी, टीचर सेंटर थी, स्टूडेंट उसमें पैसिव रहता था, जबकि यहाँ पे इसमें एक्टिविटी लर्निंग होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है, ना कि मेमोराइजेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ी सी हिम्मत बना के रखो। आप देखो कि कितनी सारी चीज़ें हम लर्न कर पा रहे हैं ना। अब जैसे आप इन्हीं टर्म्स की पकड़ बना लोगे ना, तो आपका एलिमिनेशन मेथड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का कौन सा मेथड। अच्छा, एक चीज़ देखना, एक और ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। इधर देखो, ट्रिक क्या है, जहाँ जहाँ आपको है ना, ये UPSC में लगती थी ये ट्रिक्स। जब UPSC में अटेम्प्ट्स क्या बोलते हैं, जब प्रिपरेशन करते थे हम, तो उस टाइम 2018-19 में ये ट्रिक्स लगती थी। बट अब तो UPSC ने बड़ा ही अलग ही पैटर्न कर दिया, अब नहीं लगवाती, लेकिन अब ये इन एग्ज़ाम्स में तो लगती है। जहाँ जहाँ आपको है ना एक्सट्रीम वर्ड मिलेगा, बहुत एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट मिलेगी, यानी एक बिल्कुल छोर से जुड़ी हुई, यानी बहुत ही एक तरफी सी बात कोई बोल देगा तो वो गलत होगी। जहाँ जहाँ आपको ओनली मिलेगा, यानी कि उसने बात को एक सीमित कर दिया, वो बात आपकी गलत मिलेगी। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं ना, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखें। तो जहाँ जहाँ आपको ये मिलेगा, वो स्टेटमेंट आपको पक्का गलत मिलेगी। अब देखो ये क्या कह रहा है, कहते हैं अब मान लो आपको नहीं पता BCCE होता क्या है, हालांकि मैंने ये पढ़ा है आपको, लेकिन मान लो कि आपने ना भी पढ़ा हो तो कैसे। कंटिन्यूअस यानी कि सतत, यानी कि वो चलता रहेगा। व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सारी चीज़ों को वो लेके कवर कर रहा है। ऐसा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं। देखो, मूल्यांकन नियमित होना चाहिए। अगर आप उसको थोरोली वो करना चाह रहे हो तो नियमितता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट टेस्ट वगैरह प्रॉपर होते रहने चाहिए, तभी तो वो सतत होगा, यानी रेगुलर चल रहा होगा। ठीक बात है। कहते हैं कि डायग्नोज होना चाहिए लर्निंग गैप का। जो मान लो मैंने बच्चे को कोई टॉपिक ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ाया मैंने, ठीक है, अब ग्रीन रिवोल्यूशन बच्चा नहीं सीख पाया, मैंने टेस्ट लिया, मुझे पता चला बच्चे को ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो मैं उसकी क्या करूँ, उसको डायग्नोज करूँ, उस टॉपिक को उसको फिर से पढ़ाऊँ, तो ये भी अच्छी बात है। फिर कहते हैं मेज़र सिर्फ ओनली एंड ओनली स्कोलेस्टिक अचीवमेंट, उसकी सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी हुई शैक्षिक उपलब्धता को ही मापो केवल, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ट्रिक लगाओ। और वैसे भी ऐसा थोड़ी है कि आप बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही आपको रखना है, नहीं, आप उसको करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालो, उसकी क्रिएटिविटी आप इन्हेंस करो, उसको योगा में डालो, आप उसको स्पोर्ट्स में डालो, उसको आप हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में डालो, आप उसको स्पीच करवाओ, यानी मल्टीपल एक्टिविटीज़ में बच्चे को करो ताकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, सिंपल। तो कहते हैं फिर भी हम CCE को पढ़ लेते हैं। CCE में क्या कहते हैं, 2 टाइप होते हैं इवैल्यूएशन में, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक यानी कि आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ, कि आपके मार्क्स अच्छे आए, और को स्कोलेस्टिक करिकुलर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ, दोनों एस्पेक्ट्स में इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो कहते हैं कि रेगुलरिटी, अगर आपके रेगुलर आप असेसमेंट ले रहे हो तो वो कंटिन्यूस होगा ना, CCE वर्ड से ही पता चल रहा है। फ्रीक्वेंसी वो भी कंटिन्यूस होगा। डायग्नोज कर रहे हो, हाँ वो रेमेडियल टीचिंग है, लेकिन अगर आप इसको स्कोलेस्टिक लेते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर कहते हैं स्कोलेस्टिक से क्या होगा, बच्चे की एकेडमिक्स अच्छी होगी, सब्जेक्ट अच्छा होगा, मार्क्स आएंगे, लेकिन को स्कोलेस्टिक से बच्चे में वैल्यूज़ आएगी, लाइफ स्किल्स आएगी, एटीट्यूड आएगा, अच्छा एटीट्यूड आएगा। तो कहते हैं CCE जो है वो एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे का एग्ज़ाम फियर कम हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है और लर्नर फ्रेंडली होता है। ये होलिस्टिक इवैल्यूएशन है, सिर्फ मार्क्स का इवैल्यूएशन नहीं होता CCE। गॉट इट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग। कहते हैं इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय, ऐसा कौन सा कारक है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखो, लर्निंग मटेरियल, अब क्या है कि एनवायरनमेंट यानी आपका वातावरण में आपके आसपास कैसी चीज़ें हैं, क्या मिल रहा है आपको, क्या नहीं मिल रहा, उन चीज़ों से कहते हैं ये आपके लर्निंग को इम्पैक्ट, लर्निंग टीचिंग लर्निंग को, अगर आपके बच्चों के पास में किताबें नहीं हैं तो क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये तो मतलब नोट पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा। फिज़िकल कंडीशंस, आपके क्लासरूम में कैसी भौतिक स्थितियाँ कैसी है, आपको डर है कि छत गिर ना जाए, आपको पंखा नहीं चल रहा है, बच्चे पसीने में गर्मी में मर रहे हैं। वी फेस दिस सिचुएशन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स,
मैं ये फेस करती हूँ, तो हाउ कैन अ स्टूडेंट बी फोकस्ड इन द क्लास, और टीचर उसको कैसे फोकस रख पाएगा। तो यानी फिजिकल कंडीशंस भी इम्पैक्ट कर रही है। और ये पूछ रहा है कौन इम्पैक्ट नहीं कर रही है, तो कर रही है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, यानी कि अगर मनोरंजन की सुविधाएं होंगी बच्चों के लिए, कुछ रिक्रिएशनल होगा, तो उनकी लर्निंग जो है, उनकी क्रिएटिविटी है वो जुड़ी रहेगी, फोकस उनका बना रहेगा, वो खुश रहेंगे, तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। फिर कह रहा है मैचुरेशन यानी परिपक्वता, तो ये तो बायोलॉजिकल है, ये इम्पैक्ट इसको चीज़ को नहीं करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें इस साइड आए तो कहते हैं टीचिंग लर्निंग को प्रभावित एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो बाहरी होते हैं, जबकि मैचुरेशन जो है वो बायोलॉजिकल होता है। तो लर्निंग मटेरियल एनवायरमेंटल है, फिजिकल कंडीशन जैसे क्लासरूम का ये भी इम्पेक्ट करता है, रिक्रिएशनल एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करती है। मैचुरेशन जो है वो इंटरनल बायोलॉजिकल फैक्टर, तो ये इम्पैक्ट नहीं करता है। एनवायरमेंटल में क्या क्या आ जाएगा, देखो क्लासरूम, टीचर, फैमिली, फैसिलिटीज़। मैचुरेशन जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है, जैसे कि 3 साल का बच्चा अलजेब्रा नहीं सीख सकता क्योंकि मैचुरेशन लेवल अभी उसका नहीं आया है। गॉट इट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूसिव। अब मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको क्या बताया, समावेशी, यानी यहाँ पे हर कोई इक्वल होगा। हर कोई का मतलब चाहे वो लड़की मेल हो, वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो फिज़िकल हैंडीकैप हो, चाहे वो ना हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी ट्राइब ऑफ द सोसाइटी से आ रहा हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, वो किसी से भी कहीं से भी आ रहा हो। ठीक है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, एवरीवन शुड बी इक्वल। इट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, एवरीवन शुड बी इक्वल। और हर किसी के पास में क्या होनी चाहिए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए। हमें उसको एज ए क्या लेना चाहिए, एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। हमें उसको टीचर को बर्डन नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या इट्स स्पोर्ट, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन है तो कहते हैं इट्स स्पोर्ट्स स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। हाँ, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को भी ये सपोर्ट करती है कि अगर किसी बच्चे को लाइक विजुअल इशू है तो वो उसको हैंडल करे, उसको मैनेज करे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इट सेज इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि डाइवर्सिटी को क्या करो, सेलिब्रेट करो, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। इट्स देखो ये पॉजिटिव टर्म है ना, विभिन्नता। भारत में सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत जो है वो विभिन्नता का वो है, तो हम इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव टर्म है, तो टेक इट पॉजिटिवली। अब देखो लिमिटेड वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं सीमित कर देता है चीज़ों को, यानी ये नेगेटिव टर्म है, तो ये गलत हो। कहते हैं कि पार्टिसिपेशन सभी को। अच्छा, एक पॉजिटिव टर्म में आप एक और लिख लेना, एक है ना लिस्ट बना लो आप, जो मैं साथ साथ बोल रही हूँ ना उस लिस्ट में लिखते जाओ। फिर कह रहा है कि जहाँ जहाँ पार्टिसिपेशन की बात होएगी, जहाँ यानी आप सबको लेके चल रहे हो, जहाँ जहाँ आप सबको लेके जाओगे वो पॉजिटिव चीज़ है कि आप सबका पार्टिसिपेशन ले रहे हो, टीचर्स का, पेरेंट्स का, चाइल्ड का, सोसाइटी का। इट इज़ अ गुड थिंग। देखो ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ लिमिटेड टू द स्पेशल एजुकेशन ऑफ डिसेबल। कहते हैं कि सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि आप सिर्फ डिसेबल चिल्ड्रन की पढ़ाई से रिलेटेड है, नहीं, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये सभी से एजुकेशन फॉर ऑल होती है। इट इज़, ये इसका आंसर है। इधर आ जाओ। कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन सभी चिल्ड्रन के लिए होती है, सिर्फ डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए नहीं होती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, पार्टिसिपेशन करना, इक्वालिटी और इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ये मैंने आपको अभी बता दिया। उसके बाद में हमारा स्पेशल एजुकेशन जो है वो सेपरेट सेटिंग और सेग्रीगेशन की बात करता है, अलग थलग कर देता है, जबकि इंक्लूसिव कहता है कि सभी को एक साथ लेके चलो, एक ही क्लासरूम में सबको पढ़ाओ आप। ठीक है, जो NEP है वो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल की बात करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी सी आपकी लर्निंग एबिलिटी ये डिमांड करता है, तो इसका मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। ए का सेकंड है, यानी कि कन्फर्मिंग टू द रिवॉर्ड बच्चे को कौन से उसमें स्टेज में बच्चे को स्टेज बेस ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट। उसके अलावा जो है बी का 4 आ जाएगा, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, तो ये किस में आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द जस्टिस एंड लॉ, गुड
सी का आई, गुड इंटरपर्सनल जो है ये अप्रूवल ऑफ अदर्स आ जाएगा। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है वो वैल्यू से। अब कहीं कहीं जैसे अब जैसे ये था, कुछ ना कुछ आप चीज़ें एलिमिनेट से कर सकते हो। जैसे एथिकल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो इथिक्स जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ वैल्यूज़ आएगी, नैतिकता आएगी। तो ये कहाँ पे है, ये इसमें है। तो अगर आप डी को 3 में करते, तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो रहे थे, यानी कि आप 2 ऑप्शंस यहाँ निकाल सकते थे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे ये इस तरीके से भी हो सकता है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर मान लो ये थ्योरी आपको नहीं भी आ रही है तो भी आप ट्राई करो कि आप कहीं थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के उसको सोल्व करो। जैसे कह रहे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, तो जहाँ जहाँ रिलेशनशिप होगा तो वहाँ वहाँ एक दूसरे के साथ में अच्छी हमारी बॉन्ड, अप्रूवल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको एक बारी, ये आपका इधर हो जाएगा, ये सारा आप एक बार रीड कर लेना। जबकि हाँ, इधर देखो, इसमें लेवल्स जो हैं कोलबर्ग की थ्योरी में 3 लेवल दिए गए हैं और 6 स्टेज दी गई है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। इसके अंदर देखो, प्री कन्वेंशनल में रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं, कन्वेंशनल में सोशल अप्रूवल की बात करते हैं और पोस्ट कन्वेंशनल में एथिक्स और जस्टिस की वो बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय टीचर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव। कहते कौन से टेस्ट हमें लेने चाहिए जिससे टीचर जो है वो क्रिएटिव चिल्ड्रन को, क्रिएटिव चाइल्ड को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो देखो, अब इसमें मान लो आपको ये नहीं भी आता तो भी आप इसको एलिमिनेशन से कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। कहते हैं यूजुअल यूजेस टेस्ट, नॉर्मल यूजुअली जो टेस्ट होते हैं, प्रचलित उपयोग परीक्षण है। अगर आप इससे तो बच्चे की क्रिएटिविटी चेक नहीं होगी, तो सी ऑप्शन जैसे ही आप काटोगे तो आपके 2 ऑप्शन चले गए। अब आपके पास ए और डी तो ठीक है, यानी ये आपको पता चल गया। अब आपको सिर्फ बी ऑप्शन को देखना है। कहते हैं प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट। तो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट से भी बच्चे की कहीं ना कहीं हमें क्रिएटिविटी जो है वो पता चलेगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं थोड़ा डिटेल में। ये बोलता है कि क्रिएटिविटी टेस्ट जो है वो जैसे फिगर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है, जैसे इस तरीके से कोई वो होता है तो बच्चा इसको कंप्लीट करे, तो ये फिगर कंस्ट्रक्शन टेस्ट हो गया, तो इससे बच्चे की क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। फिर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट है, तो इसमें क्या है, नई नई इम्प्रूवमेंट्स जो है वो सजेस्ट करनी होती है, तो बच्चे की क्रिएटिविटी इसमें आती है। यूजुअल टेस्ट जो है तो ये ऑब्जेक्ट के मल्टीपल यूजेस बताता है, बट इसको एज ए क्रिएटिविटी टेस्ट नहीं लिया जा सकता। जबकि अब हम बात करें पिक्चर कंप्लीशन की, तो ये सिमिलरली वैसा ही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। जैसे इस तरीके से कोई पिक्चर है तो इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्रिएटिविटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं ये आपसे पूछता है। वो कहते हैं ओरिजिनलिटी, यानी वो ओरिजिनल होगी, फ्लुएंसी, उसमें फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी और इमेजिनेशन होगी। ये सारे फीचर्स हैं हमारे क्रिएटिविटी के। ठीक है, गिलफर्ड की डाइवर्जेंट थ्योरी है क्रिएटिविटी, यानी कि मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स। टीचर को क्या करना चाहिए, क्यूरियोसिटी को इनकरेज करना चाहिए, फ्रीडम अलाउ करनी चाहिए और किसी भी बच्चे का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की थ्योरी से। अकॉर्डिंग टू द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, व्हेन द learner maintaining a proper balance between himself and his environment, this mechanism is called। कहते हैं कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और पर्यावरण के बीच में प्रॉपर जब उचित तालमेल बना लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। क्योंकि जब उसको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो उसको क्या कर पाएगा, एकोमोडेट करेगा और उसको अपने संतुलन में ले आएगा। ठीक है, तो इधर आप एक्सप्लेनेशन में देखो, पियाजे की थ्योरी में संतुलीकरण इसको हम बोलेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है। एसिमिलेशन, यानी कि पुरानी स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, एकोमोडेशन यानी स्कीमा को थोड़ा सा मॉडिफाई करना, और इक्विलिब्रेशन यानी दोनों के बीच में नई इन्फॉर्मेशन आपके पास में आई, नया एनवायरनमेंट आया, आप उसके साथ एडजस्ट कर गए। ये क्या है हमारा, जैसे कि बच्चे ने डॉग को देखा तो उसने सोचा कि सभी एनिमल्स ही डॉग होते होंगे, लेकिन उसने बाद में देखा तो स्कीमा में उसने ऐड किया, और जैसे उसने ऐड किया तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी डॉग एंड कैट आर द डिफरेंट थिंग्स। ये चीज़ उसने, नई चीज़ अपने इक्विलिब्रियम प्रोसेस में उसने ले ली। फिर उसमें पियाजे की थ्योरी में आपको SPCF से याद रखना होता है। 4 स्टेजेस पियाजे ने दिए। सेंसरी मोटर, यानी कि बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है तो ये 0 से 2 की साल में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी इसमें हो जाती है। P जो है प्री ऑपरेशनल रहता है 2 से 7 साल का। ठीक है, उसके अलावा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहता है। यहाँ पे जो है उसको CCE नहीं होता, यानी
उसको जैसे एक ये गिलास है, यहाँ पे पानी है, एक ये है, तो उसको लगेगा ये पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं आ पाती, ठीक है। रेशनैलिटी यहाँ पे बच्चे के अंदर नहीं होती, जबकि कंक्रीट ऑपरेशनल में ये सारी चीज़ें CCE इसमें आ जाती है। एंड फॉर्मल ऑपरेशन जो है वो क्या है, उसके अंदर बच्चे के फॉर्मल ऑपरेशन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। 11+ का बच्चा है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है इसके अंदर। तो ये आपका पूरी पियाजे की थ्योरी मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी। उसके अलावा कहते हैं इमोशंस जो हैं अर्ली एडोलेसेंस में, जब एडोलेसेंस अवस्था आती है, किशोरावस्था, तो यहाँ पे जो है इमोशंस कैसे होते हैं, देखो रेशनल यानी कि तर्क संगत जो है, तर्क वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है, तो रेशनल जहाँ जहाँ है वो नहीं होगा। और इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, तो ये भी कट हो जाएगा। तो हमारा देखो अनकंट्रोल हाँ बिल्कुल होते हैं, बट रेशनल नहीं होते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड एंड इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इमोशनल फीचर्स कैसे होते हैं। एडोलेसेंस को स्ट्रोम एंड स्ट्रेस का पीरियड कहा जाता है, और इसके फीचर्स क्या रहेंगे, मूड स्विंग्स रहता है इसमें, एग्रेशन, सेंसिटिविटी, इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। इरेशनल क्यों होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फुली मैच्योर नहीं हो पाता, और क्योंकि हार्मोन्स भी बच्चे के यहाँ पे चेंज हो रहे होते हैं, तो उसमें इरेशनैलिटी आ जाती है, ठीक है। हमारे 3 क्वेश्चंस और रहते हैं। उसके क्या कहते हैं, बंडूरा की स्टेप्स बताने हमें सोशल लर्निंग थ्योरी के सीक्वेंस के, ठीक है। तो देखिए ये कहते हैं बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के इसको क्रम से व्यवस्थित करना है। देखिए इसको आप सिंपली एक बार देखें, परसेप्शन ऑफ बिहेवियर, यानी उसने कोई व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण किया, उसने कोई व्यवहार को देखा, फिर उसने उस बिहेवियर को लर्न किया, रिमेंबर किया, फिर उसने उस मेमोरी को एक्शन में, मतलब उसको लर्न करके उसको एक्शन में लेके आया, और फिर उसका बिहेवियर को उसको बिल्कुल अपनी हैबिट में पुनर्बलन किया, यानी उसको रिपीटेडली किया। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम देखें तो पहले वो किसी बिहेवियर को देख रहा है, फिर उसको वो लर्न कर रहा है, फिर उसको वो अपने एक्शन में लेके आ रहा है, और एक्शन में लाके फिर उसको बार बार रिपीट कर रहा है, ताकि वो उसका बिहेवियर बिल्कुल उसकी हैबिट बन जाए। तो ये आपके स्टेप्स रहते हैं, आप इसको सिंपली एक बार लर्न कर लेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट लास्ट में आएगी, और परसेप्शन में स्टार्टिंग में वो देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इसमें रीड कर लेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ नीड ऑफ चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सी बच्चे की नीड नहीं होनी चाहिए। कहते हैं नीड फॉर कोपिंग विद अदर्स विद ओन्स इम्पेयरमेंट। कहते हैं खुद की जो भी इश्यूज़ हैं, निःशक्तता है, उससे निपटने की आवश्यकता बिल्कुल ये तो होनी चाहिए कि खुद के जो भी इश्यूज़ हैं उसके साथ में वो करें, उसको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग की वो होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। नीड फॉर बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्या दूसरे पे आश्रित रहना एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नीड फॉर असिस्टिव इक्विपमेंट्स, अगर किसी को जैसे सुन नहीं रहा, अगर वो उसको मशीन लगा के कर रहा है, सुन रहे तो ठीक है, उसको असिस्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आप एक बार रीड कर लेंगे। इन ए लर्निंग सिचुएशन प्रेजेंटिंग रेलिवेंट फैक्ट सेपरेटली फ्रॉम नॉन रेलिवेंट फैक्ट्स इज द इंडिकेटिव ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। कहते हैं कि लर्निंग सिचुएशन में रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं फ्रॉम नॉन रेलिवेंट फैक्ट्स, इसको अलग करना कौन सा प्रिंसिपल होगा। क्या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही है, अलग अलग एलिमेंट्स की, तो कहीं ना कहीं आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कहते तत्व प्रबलता का नियम और एसोसिएटिव शिफ्टिंग, तो ये इनमें से आंसर हो जाएगा आपका ये। इसको देखें आप थोड़ा सा, रेलिवेंट फैक्ट्स को इरेलीवेंट से अलग करने का प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। थॉर्नडाइक के लर्निंग प्रिंसिपल्स में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हाईलाइट करना लर्निंग आसान बनाता है। कहते हैं जैसे कि रेलिवेंट स्टिमुलाई को प्रोमिनेंट बनाना,
टीचर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ये इसके सारे मल्टीपल रिस्पॉन्स को अलग अलग इसने एक्सप्लेन किया। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकडोगल के अकॉर्डिंग इमोशन ऑफ डिसगस्ट जो है वो किसका बेसिक इंस्टिक्ट है। कहते हैं कि घृणा का संवेग किससे जुड़ा हुआ है, तो ये निवृत्ति यानी कि रिपल्शन से, यानी कि अगर आपको डिस्गस्ट घृणा आएगी तो आप उस चीज़ से रिपेल्ट करोगे, दूर हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है कि इमोशंस याद रखो। इस्केप आप कब होगे, अब दूर कब जाओगे, जब आपको डर लगेगा। कॉम्बैट आप कब होगे, जब आपको एंगर होगा। क्यूरोसिटी में आप क्या करोगे, वंडर करोगे, आपको क्यूरोसिटी है तो आप करोगे वाओ। रिपल्शन में घृणा है तो डिस्गस्ट यानी आप दूर जाओगे, यानी कि बैड स्मेल देखकर आप क्या करोगे, डिस्गस्ट फील करोगे। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है मैकडोनल की, डोगल की, जो ये मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई। इट वॉज योर ऑल अबाउट पीजीटी लेवल 2024 का एग्जामिनेशन, ठीक है। आई होप आपको बहुत चीज़ें लर्न हुई होंगी, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी, एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, कैसे कुछ ट्रिक्स मैंने साथ साथ आपको बताई, वो ट्रिक्स लर्न की होंगी। थ्योरीज़ मैंने काफ़ी सारी साथ साथ रिवाइज करवाई। इट वॉज एन वेरी इंटेंसिव सेशन। आई होप you like it. Stay tuned with us for the selection. Thank you.